सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो फाइनली यार एलएलबी एंड एलएलएम वालों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो मैं लेकर आ गया हूँ। एंड यार ये सभी के सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर हैं। एंड लगभग 150 क्वेश्चन है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 होता है जनरल नॉलेज का। उसके अलावा फिर एक 25 क्वेश्चन होता है हिंदी एंड इंग्लिश का। उसके बाद फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड रीजनिंग, इस तरीके से करके कुछ होता है। ठीक है, तो यार आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड आप और किस कोर्स का चाहते हो प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में। एंड इसकी पीडीएफ तो अभी नहीं मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो देख लीजिए। जब ये फ्रेंड्स मैं कंप्लीट करा दूंगा तब आपको इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एंड यार जो बोल रहे थे कि क्वेश्चन काफ़ी मतलब वीक हो आप करा रहे हो, काफ़ी हल्के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी आपके लेवल का आ गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो क्वेश्चन थे वो तो जनरली थे, लेकिन जो एलएलबी होता है इसमें कोई 3 साल का वो नहीं होता कि जो आपने पहले लिया है। इसमें टोटल यही सब आता है, मतलब जनरल नॉलेज, हिंदी एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यही सब आता है। तो इसलिए इसका जो जनरल नॉलेज होता है वो थोड़ा टफ भी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से है। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इसके पहले वाली जितनी भी क्लासेस हैं देखना सब है, क्योंकि आप देखोगे तो क्वेश्चन लगभग सेम ही हैं, थोड़े से लैंग्वेज चेंज कर दिया है। बट चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी के सामने हैं एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि इंग्लिश में भी लेकर आइए, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ अपने जो वीडियो है उसकी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो चलिए, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के वाणिज्य केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का मुख्य बंदरगाह कौन था? यहाँ पर फ्रेंड्स आप इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं अगर दोनों पढ़ने जाऊँगा तो ये फ्रेंड्स काफ़ी लंबा हो जाएगा। ईरान था या फिर ओमान था या फिर बहरीन था या फिर अफगानिस्तान था? तो अफगानिस्तान था फ्रेंड्स, क्योंकि अफगानिस्तान के थ्रू लोथल से होकर के सब कुछ जाता था। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात के पास है, जो कि सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो लोथल से पूरा व्यापार होता था सिंधु सभ्यता का, एंड वहीं से होकर जाता था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन ज़्यादा ना करूँ, बस आपको ऐसे बताते चले जाऊँ। बट यार मैं एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो फिर भी अगर आप बता देना कि मैं एक्सप्लेन करता हूं तो सही रहता है, कि केवल क्वेश्चन आंसर बताते चला जाऊं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया वेद है। गद्य में लिखा गया यानी कि पोएट्री में लिखा गया वेद कौन सा भैया? अथर्ववेद है या फिर सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर ऋग्वेद है? इसका उच्चारण बहुत स्टूडेंट करते हैं अर्थवेद, लेकिन अर्थवेद नहीं होता, अथर्ववेद होता है। ठीक है, अथर्ववेद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो गद्य में लिखा गया वेद है आंशिक रूप से, तो वो है यजुर्वेद। गद्य एंड पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। ठीक है, आई होप अब आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एंड जो भाई बोल रहे थे कि क्वेश्चन काफ़ी इजी आप कराते हो, अभी वो क्वेश्चन का आंसर देना। एंड यार मैं क्वेश्चन में मतलब देखता भी हूँ कमेंट बॉक्स, एंड अगर आपके कुछ कमेंट होते हैं तो मैं उसको लाइक भी कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। करेगी समाज के 4 भागों में वर्गीकरण का उल्लेख मुख्यतः कहाँ किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में या फिर ऋग्वेद का पुरुष सूतक में या फिर सूक्त में या फिर यजुर्वेद में या फिर हिरण्यगर्भ सूक्त में? तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स समाज के 4 भागों का वर्णन, तो ये सर्वप्रथम किया गया ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। वैसे ऋग्वेद में ही किया गया, लेकिन यहाँ पर जब डीप में पूछ रहा है तो डीप में ही बताना ऋग्वेद का यही है, तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। ठीक है, तो देखो भाई अच्छे से वीडियो देखना है, सभी को लास्ट तक देखना है। एंड जो पीजीएटी फर्स्ट वाले छात्र हैं वो भी देख सकते हैं, बीएड वाले भी देख सकते हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस केवल मैंने एलएलबी इसलिए लिखा है क्योंकि एलएलबी का क्वेश्चन पेपर है एंड लगभग क्वेश्चन पेपर सेम ही आते हैं, तो प्लीज़ देख लेना सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप अच्छा रिस्पांस करोगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों का श्रेष्ठ अंशों में सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कर्म बिल्कुल सही, मोक्ष बिल्कुल सही, लेकिन ईश्वर में विश्वास सम्मिलित नहीं है। ये मतलब ईश्वर में विश्वास कम मानते थे, एंड अगर बोलते थे कि ईश्वर है भी तो वो इनसे कम है, मतलब ईश्वर का जो मतलब पद है वो इनसे कम है, तो इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते थे। बाकी मोक्ष को मानते थे, कर्म को मानते थे, पूर्ण ज्ञान को, ज्ञान पर उनका प्राथमिकता था। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, तो अगर मैं एक
और तरीके से बताना चाहूँ तो एक होता है सम्यक ज्ञान एंड एक होता है सम्यक दर्शन एंड एक होता है सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने कराया है पानीपत से रिलेटेड। अभी आएंगे जो जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है वही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगल के विरुद्ध अफगान सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनाध्यक्ष हेमू किसका सेनाध्यक्ष था? देखो फ्रेंड्स, मैंने कितनी बार बताया है कि अकबर एंड हेमू के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। सॉरी, हाँ, अकबर एंड हेमू के बीच 1556 ईस्वी में, ठीक है। कितनी बार बताया एंड वही क्वेश्चन पूछा है, बट थोड़ा सा और डीप में पूछा है। तो वो क्या पूछ रहा है कि जब हेमू किसका सेनाध्यक्ष था इसके पहले, तो वो था भैया मोहम्मद आदिल शाह का, जो कि अफगान का था, ठीक है। एंड हेमू जो थे वो हरियाणा के थे। एंड इससे पहले ये किसके सेनाध्यक्ष थे? तो मोहम्मद आदिल शाह का सेनाध्यक्ष थे हेमू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन को आप सभी को पता होगा कि तानसेन जो अकबर के दरबार में थे एंड नवरत्न में भी शामिल थे। तो मकरंद पांडे थे या फिर बाज बहादुर थे या फिर लाल कलवंत नाम था या फिर राम तनु पांडे? तो राम तनु पांडे इनका नाम था। लगभग 60 या फिर 59 के एज में ये भैया मतलब नवरत्न में शामिल हुए थे। मतलब अकबर मुगल दरबार से बुलावा आया था इनको शामिल करने के लिए। एंड ये गीतकार थे, हिंदू गीतकार थे, दार्शनिक एक प्रकार से बोल सकते हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन जरूर देखना है, इसके मत करना है। इसके पहले जितनी वीडियो है वो भी देखना है, क्योंकि उससे आपको बेस तैयार हो जाएगा एंड थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेना आप सभी, तो हो जाएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो मैं इस क्वेश्चन का इस पीडीएफ में आंसर भी लगा दूंगा, मतलब कि जो क्वेश्चन है उसको मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। लेकिन आपको रिस्पॉन्स अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया उस ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ ही भारत से संपत्ति के इंग्लैंड चले जाने का रहस्योद्घाटन हुआ था? ये फ्रेंड्स MS बनर्जी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी या फिर MK गांधी। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का, तो दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने एक पुस्तक पब्लिश की 1901 में जिसमें ये सब अपना बताया था, ठीक है, कि जो भारत की संपत्ति वो इंग्लैंड में ले जाता है, मतलब ले गया है, इसका रहस्य कुछ इस तरीके से कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। एंड जो भाई बोल रहे थे इंग्लिश में, इंग्लिश वाले भी देख लेना अपना, दोनों की मतलब कंबाइंड है तो आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ पर। शिक्षा के निम्नलिखित आयोग समितियों में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के राजकीय आज्ञापत्र के रूप में जाना जाता है? बुट्स डिस्पैच या फिर रैले आयोग या फिर सैडलर आयोग या फिर हंटर आयोग? तो बुट्स डिस्पैच आयोग होता है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा दूसरा होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना या फिर टेलीग्राम पर आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख देना। जैसे मान लीजिए 8 नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन, तो 1 ऐसे कर देना, क्रॉस कर देना, एंड B या फिर C ऐसे लिख देना, मतलब कि 1 नहीं होगा, जो मैंने लिखा है वो ऐसे करके एंड क्रॉस कर देना, मतलब वो गलत है, एंड B C जो आपका होगा वो अपना लिख देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सभी के सामने कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में की गई थी? तो भारत में जो रेलवे का शुरुआत है वो किस गवर्नर जनरल ने किया था भैया? कर्जन ने किया था या फिर डलहौजी ने किया था या फिर हार्डिज ने किया था या फिर रिपन ने किया था? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी देखो मैंने कराया था ना, ये क्वेश्चन मैंने अपने कराया था मतलब प्रीवियस क्लास में। डलहौजी जिन्होंने लगभग 35 किलोमीटर ट्रेन चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्य समाजियों में ने निम्नलिखित में से किसमें अपनी जड़ें गहरी जमा ली थी? मतलब भूमिहीन श्रमिक या फिर हरिजन या फिर नौकरशाही या फिर व्यवसायिक समुदाय? वैसे मैं बता दूं, जो आर्य समाज थे वो फ्रेंड्स हिंदू में एक सुधार लाने के लिए था, जिसमें छुआछूत, धार्मिक, ये सभी को कंट्रोल करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। कह रहा है कि संविधान की प्रारूपण समिति में निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य के रूप में नहीं था? तो यानी कि जितने भी हैं थे लेकिन एक नहीं था। MK मुंशी थे या फिर MS गोपाला स्वामी अय्यर थे, अद्दाली कृष्ण स्वामी थे, एंड लेकिन भैया सरदार पटेल नहीं थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सरदार पटेल। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर
किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी है तो प्लीज़ बता देना, ये क्वेश्चन गलत है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, तो प्लीज़ बता देना ज़रूर। चलिए, भारत के संविधान के विषय में हम यह कह सकते हैं कि नमनीय की अपेक्षा कठोर है। मतलब देखो, भारत का संविधान क्या है, नरम है कि कठोर है? अभी आप बोलोगे नरम कठोर क्या बोल रहे हो भाई, ये दोनों तो नहीं होगा। नरम कठोर मतलब होता है कि जैसे फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, एंड रिजिड मतलब होता है कि आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे अमेरिका का संविधान, उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया सकता, लगभग 300 साल या फिर 300 साल या फिर 200 कुछ साल का संविधान हो गया, लगभग अभी तक 28 संशोधन या फिर ऐसे कुछ संशोधन टोटल हो पाए हैं, ठीक है। भारत में तो लगभग 105 के आसपास हो गया, अभी 100 साल भी नहीं हुए। तो भारत का जो संविधान है वो कठोर की अपेक्षा नमनीय अधिक है, कि नमनीय की अपेक्षा कठोर अधिक है। तो भैया नमनीय की अपेक्षा कठोर है एंड कठोर की अपेक्षा नमनीय है, तो देखो यार ये दोनों होगा ऐसे, इसका कंबाइंड जानते हो आंसर क्या होना चाहिए, कि भारत का जो संविधान है वो कठोर कम नमनीय है या फिर नमनीय कम कठोर है। तो चलो भाई, नमनीय कम हम अपेक्षा कठोर अधिक है, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हम भारत के नागरिक ने भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक राज्य बनाने एवं सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का दृढ़ संकल्प किया है। इस कथन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, इसका आंसर आप सभी को देना है, इसका आंसर आप सभी को देना है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हिंदी वाले, अरे सॉरी भाई, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख लेना, अभी मैं चल रहा हूँ नीचे, ठीक है। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है, किस सूची में किया गया है? प्रथम सूची में, द्वितीय सूची में, या फिर चतुर्थ अनुसूची में, या फिर सप्तम अनुसूची में? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश, तो अगर हम बात करें किस भाग में किया गया है, तो भाग 1 में किया गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर कितने तक, 3 तक है या फिर 4 तक है। एंड अगर हम बात करें किस अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची जिसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मूलभूत अधिकारों के स्थगन का अधिकार किसे प्राप्त है? स्थगन का अधिकार किसे प्राप्त है बताइएगा फ्रेंड्स, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को? देखो भाई, मूल अधिकार से रिलेटेड प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता, संसद भी कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। मतलब अगर संसद कुछ भी पास भी कर देता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरी शक्ति है कि वो उसको मूलभूत अधिकार मतलब कर इसको खारिज कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल के दौरान किस मूलभूत अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता? समानता का अधिकार, इसको किया भी जा सकता है। बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आपातकाल के समय इसको भी हटाया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भी, लेकिन जीने का अधिकार नहीं ले सकते, ठीक है। तो जीने का अधिकार सबको रहेगा भैया, अगर आपातकाल लग गया तब भी आप जी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि मूलभूत अधिकारों को किसकी मान्यता प्राप्त है? मूलभूत अधिकार को किसकी मान्यता प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय की, संविधान की, बहुमत की या फिर सरकार की? तो मूलभूत अधिकारों को भैया सर्वोच्च न्यायालय की जो मान्यता है वो प्राप्त है। देखो भाई, इस सब मामले में मतलब मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, इन सबसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च निकल कर आता है, ठीक है। संविधान वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। संविधान में तो लिख ही दिया गया है, लेकिन मान्यता तो सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त होनी ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय जो पारित कर देगा वही हो जाए, मतलब जो लिख देगा अपने मतलब डॉक्ट्रिन में वही हो जाएगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या अभिप्राय है? तो पुलिस अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से रोके रखे किसी व्यक्ति को मुक्त करने का न्यायालय में आदेश, या फिर उच्चतर न्यायालय द्वारा समीक्षा के लिए किसी निचली अदालत में। ये फ्रेंड्स देखो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यार आप में से किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय द्वारा किसके विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी किया जा सकता है, मतलब किया जाता है? न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी, या फिर प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी, या फिर केवल प्रशासनिक अधिकारी, या फिर प्रशासनिक अधिकारी एवं सरकार? तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, केवल न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारी यहाँ पर लिखा है, वैसे संस्था होना चाहिए, न्यायिक और गैर न्यायिक संस्था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हम देखेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 51A में मूलभूत कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग, इसे शामिल भी किया गया है। पंथ निरपेक्ष, भारत की संप्रभुता, ये भी है संविधान के लिए, ये भी है। तो पंथ निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष 25 to 28 इसी कुछ में है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा श्योर नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट यार पंथ निरपेक्ष शायद से नहीं है। अगर किसी भी मतलब प्रॉब्लम रही क्वेश्चन में प्लीज़ बता देना सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन निर्देशात्मक सिद्धांतों की प्रकृति का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 23 तक खुद से करना है, देख लेना, मैं PDF शेयर करूँगा तो हो सकता है आंसर मैं दे दूँ। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये मैंने कराया भैया, राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, ये होता है राष्ट्रपति। कार्यकारिणी अध्यक्ष पूछता तो हो जाता प्रधानमंत्री, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश वाले भी देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहे कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व उनके कार्यालय से किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय? नहीं भैया। भारत के मुख्य न्यायाधीश? ये भी नहीं होगा। मंत्रिपरिषद? नहीं। संसद के दोनों सदन? तो संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत से, यानी कि जितने भी सदस्य हैं उनमें से 2/3 सदस्य मतलब बहुमत से पास होगा, तभी मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। इसकी PDF के लिए प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इसकी वीडियो मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।